अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मरियम नवाज़ ने आज लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर एक बार फिर से इस बात की नफ़ी की कि नून लीग जो है ये टूट फूट का शिकार हो रही है। मरियम नवाज़ का कहना था कि नून, शीन और मीम लीग की बातें करने वालों को अब ये पैगाम मिल गया है कि हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही बताते हैं। अभिनंदन से मुतालिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का जो बयान आया, उसके बाद नून लीग में अब टूट फूट शुरू हो चुकी है। कई अफराद पार्टी छोड़ चुके हैं, कई अफराद पार्टी बयाने की मजम्मत कर रहे हैं, जबकि कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में मजीद अफराद पार्टी छोड़ देंगे। गुज़श्ता हफ्ते कौमी असम्बली के फ्लोर पर अयाज सादिक के बयान के बाद अवामी हल्कों की जानिब से नून लीग पर खूब तनकीद की जा रही है। अयाज सादिक के हल्के NA 129 में अयाज सादिक के खिलाफ ही बैनर्स लगे हुए जो है ना नजर आ रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने रियासत मुखालिफ बयानात पर खुद को पार्टी क़यादत के मौक़िफ़ से दूर कर लिया। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली जहांगीर खानजादा, साबिक रुकने कौमी असम्बली मलिक एतबार खान और साबिक MPA शावेज़ खान ने पार्टी क़यादत के हालिया बयानात पर शदीद तनकीद की और इन्हें रियासत मुखालिफ करार दिया। जबकि इससे पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच और जलील शरफपुरी पहले ही इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जो बयानिया है पार्टी का, उस पर क़यादत से इख्तलाफात कर चुके हैं। अब्दुल कादिर बलोच और ओकाड़ा से नून लीग के MN मनसब डोगर ने लीगी क़यादत के इसी बयानी की वजह से पार्टी छोड़ने का ऐलान भी किया है। जबकि हम जानते हैं कि जलील शरफपुरी, रिशाद डाहा और यूनुस अंसारी पहले ही नून लीग से निकाले जा चुके हैं। अब ऐसी सूरत हाल में तज्जिये ये हो रहे हैं कि नून लीग से निकलने वाले अफराद की जो तादाद है ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी, क्योंकि लीगी क़यादत ने इदारों के खिलाफ जो एक बयानिया अपनाया है, इसे ना तो पहले कभी पाकिस्तान में पजीराई मिली है और ना ही अब मिलती हुई नजर आ रही है और ना ही मिलेगी। जबकि लीगी क़यादत इस मामले पर ज्यादा संजीदगी से गौर करती नजर नहीं आ रही है और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ये बयानात दे रहे हैं कि जो नून लीग के जमहूरी और आईनी बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो घर बैठे। सवाल ये है कि क्या रियासत मुखालिफ बयानिए से नून लीग का शराजा बिखरना शुरू हो चुका है? क्या दूसरी तरफ हम देखें कि नवाज शरीफ तो मुल्क में मौजूद नहीं है, शहबाज शरीफ जेल में है। क्या मरियम नवाज की क़यादत पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है? क्या मुल्क की सियासत में रहने के लिए नून लीग को अपने बयानिए में नरमी पैदा करना होगी? दूसरी तरफ मुल्क का जो सियासी माहौल है तलखीस में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, जिससे यकीनी तौर पर मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। हुकूमत भी PDM के जलसों का जवाब देने के लिए हाफिजाबाद में जलसा करने का मंसूबा बना रही है, जिससे जाहिर है मुल्क की जो सियासत है इसमें मजीद तेजी आएगी और हुकूमत की इस हिकमत अमली से लग रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं PDM से खौफजदा ज़रूर है। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उनके जो बयानात हैं हमेशा उनमें एक कन्फ्यूजन नज़र आती है। कभी वो रियासत मदीना की बात करते हैं, कभी वो तुर्की के निज़ाम की बात करते हैं, तो कभी मलाइशियन वज़ीर आज़म से वो इंस्पायर्ड नज़र आते हैं। अब वो कहते हैं कि वो चाइना जैसा निज़ाम लाना चाहते हैं। अब हमें समझ में नहीं आती है वज़ीर आज़म आखिर पाकिस्तान पर कौन सा निज़ाम जो है ना यहाँ के अवाम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, अपोजिशन पे तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन जब से वज़ीर आज़म ने ये बात की है कि मैं पाकिस्तान में यहाँ पर चीन जैसा निज़ाम लाना चाहता हूँ, तो एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो जाती है हर बार। कभी ये मलाइशियन वज़ीर आज़म से इंस्पायर्ड नज़र आते हैं, टर्की का निज़ाम से ये मुतासिर हैं, रियासत मदीना की ये बात करते हैं, अब कहते हैं मैं चाइना वाला निज़ाम लाना चाहता हूँ। आखिर वज़ीर आज़म आपको लगता है कि खुद कन्फ्यूज हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम होना कौन सा चाहिए? शुक्रिया शादिया। देखिए, मेरा ख्याल है जिस तरह फयाजुर रहमान चौहान जिनके बारे में इत्तलात हैं कि अब उनको वजारत इत्तलात से हटा दिया गया है, हाँ जी, वो जिसको मिक्स अचार पार्टी कहते थे, तो मुझे लगता है ये मिक्स अचार निज़ाम जो है क्योंकि उसमें कोई वजीर आज़म में क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। हाँ। कभी वो चीन की कुछ बातों को अच्छा समझ रहे हैं, कभी वो चीन मॉडल की बात कर रहे हैं, कभी वो टर्किश मॉडल की बात कर रहे हैं, कभी वो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। तो क्लैरिटी आनी चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर एक बात करे, वो जिस सिस्टम को भी वो इवॉल्व करना चाहते हैं, जो भी उनकी नज़र में सिस्टम बेहतर है, उसके बारे में उनको एक क्लियर पोजीशन लेनी चाहिए कि वो कौन सा निज़ाम चाह रहे हैं और उस निज़ाम के हदोखाल क्या होंगे। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म निज़ाम के हवाले से कंफ्यूजन का शिकार है। वो एक पार्लियामेंट्री निज़ाम इस मुल्क में मौजूद है, अगर वो पार्लियामेंट्री निज़ाम उनको पसंद नहीं है तो फिर वो ऑल्टरनेट निज़ाम की बात करें और वो भरपूर अंदाज में उसके लिए फिर जाएं, चाहे वो रेफरेंडम कराएं, चाहे जो भी सूरत हाल हो।
क्योंकि 1973 का आइन तो आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। तो अगर वजीर आजम किसी दूसरे निजाम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें फिर इस आइन को आपको तब्दील करना पड़ेगा। वेरी ट्रू। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक क्लियर थॉट आनी चाहिए। और जहां तक इस वक्त सूरत हाल है उसमें तो मुझे यही नजर आता है कि कशीदगी बढ़ रही है। अब ये बड़ा खतरनाक है जो तहरीक इंसाफ ने जलसों का ऐलान किया। हुकूमतें जलसे नहीं किया करती, हुकूमतें जवाब दिया करती हैं, एक पोजीशन लिया करती हैं, क्योंकि जलसे जो है वो फिर आपको तसादुम की तरफ। अब दूसरी तरफ एक तरफ हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि अपोजिशन को भी जलसे नहीं करने चाहिए, माफ कीजिएगा, कोरोना की वजह से जी। अब अगर सरकारी सतह पे ही भी जलसे शुरू हो गए तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप कह रही थी कि हुकूमत अननेसेसरी पैनिक का शिकार नजर आ रही है, अननेसेसरी पैनिक पीडीएम का कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि प्रेशर है हुकूमत को। बात तो वही है ना कि भैया आप महंगाई को कम करने पर तवज्जो दें, आप अपनी कारकर्दगी देखें, बजाय जलसों का जवाब जलसों से देने से आप आवाम को अपनी कारकर्दगी से मुतमईन करें। आपको लगता है ये दुरुस्त स्ट्रेटेजी है? अगर ये स्ट्रेटेजी हुकूमत अपनाने जा रही है तो इसकी वजह सिर्फ ये है पीडीएम का खौफ है हुकूमत के सर पे सवार? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त स्ट्रेटेजी नहीं। अब देखिए जैसे पीएमएलएन के लोग टूट रहे हैं, चले पीएमएलएन के लोग अगर टूट रहे हैं और वो बकौल उनके कि वो मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर वो जाके उस्मान बुज़दार साहब से क्यों मिल रहे हैं? सवाल ये है कि आपको मुस्लिम लीग नून से इख्तिलाफ है ना। बिल्कुल। तो फिर वो हर आदमी जो टूट कर वो सबसे पहले मुलाकात पंजाब के वजीर आला से क्यों कर रहा है? ये फिर हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ बात जाएगी। और ये सेनेट के इलेक्शन से पहले आपको नजर आएगा कि सेनेट के इलेक्शन से पहले बहुत से मुस्लिम लीग नून के लोग इस तरह की पोजीशन लेंगे, खासतौर पे एमपीएस और एमएनएस भी कुछ ले सकते हैं। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है उसको अवाम की पजीराई नहीं मिली है या नहीं मिली, वो हमें पता चलेगा जब जलसे होंगे पंजाब में। लेकिन पार्टी के अंदर तो आप कह सकते हैं ना कि कितनी पज़िराई इनके बयानियों को मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस टूट फूट के बाद, लोगों के जाने के बाद, लोगों की अपनी डिस्कशन के बाद, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इनके पार्टी के लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं करते हैं, ढके छुपे अल्फाजों में पर्सनल मीटिंग्स में ये बात करते हैं। जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो खुल के कह दिया ना कि जो बयानिए कोई साथ नहीं चल सकता वो घर बैठे। इसका मतलब ये है कि वो इस बयानिए को लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन जो इस पार्टी में रहना चाहते हैं वो खुलकर सामने भी नहीं आ रहे हैं, ढके छुपे अल्फाजों में तनकीद जरूर कर रहे हैं। मैं यही बात कह रहा हूं कि शायद वो लोग जो हैं वो अभी वेट एंड सी वाली पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए हैं। एन मुमकिन है वो देखना चाह रहे हैं कि पीडीएम जो इतनी मुतहर्रिक अपने आप को कर रही है और जलसे जुलूस कर रही है और आगे धरने का प्रोग्राम है और भी आगे प्रोग्राम है, तो वो किस सिमत जाती है। मेरा ख्याल है जो बड़ी टूट फूट होगी, अगर होगी, वो जनवरी के बाद होगी और वो सेनेट के इलेक्शन से पहले होगी। और अगर क्योंकि वो ये उस वक्त तक ये सारा इम्तिहान पूरा हो चुका होगा कि कितना आगे जाते हैं, कितनी ज्यादा लड़ाई लड़ने की पोजीशन में होते हैं, कितनी लड़ाई क्या शक्ल इख्तियार करती है। लेकिन अब तक की जो पोजीशन है उसमें हम नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ी टूट फूट हुई है। आपको लगता है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आ सकती है जिसे हॉर्स ट्रेडिंग का बाद में नाम दिया जाएगा? देखिए, अगर ये इनका जो इस्लामाबाद मार्च है, अगर ये नाकाम होता है तो मुस्लिम लीग नून फिर बिखर जाएगी। अगर ये नाकाम होता है, और अगर ये कामयाब होता है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो और ज्यादा मजबूत बन के उभरेगी। तो ये बड़ा चैलेंज है ऑपोजिशन के लिए भी और खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए। ठीक है, बहुत बहुत सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जरताज गुल साहिबा वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहिबा। जरताज गुल साहिबा, नून लीग के बयानिए पर तो आप लोग तनकीद करते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की तकरीरें हो या अयाज सादी का कौमी असम्बली के फ्लोर पर दिया गया बयान, लेकिन एक जिम्मेदार वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने जिस तरीके से बयानात दिए हैं, एक ऐसे सूबे की पार्टी KPK की पार्टी ANP जिसने वॉर ऑन टेरर में सबसे ज़्यादा जो है ना वो कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसा गैर संजीदा बयान, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना, क्या पार्टी ने उनसे वजाहत मांगी है वजीर दाखिला साहब से कि क्यों आपने ये बयान दिया है? थैंक यू शायद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर बहुत सीनियर बंदे हैं और आपसे ही इज़ जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम यू। जो उनका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट था या जो उन्होंने जिस रेफरेंस से बात की, मैंने पूरी स्टेटमेंट उनकी नहीं देखी, लेकिन वो बहुत ही जिम्मेवार शख्स हैं, वो आप और बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। आप उनसे ज़रूर इस पे बात करें। अभी तक तो ऐसा तो मेरे सामने कोई ANP की या उसकी कोई ऐसी बात नहीं आई। मैं आपको बता देती हूँ। एजाज शाह साहब ने कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ANP की दहशतगर्दी से मुतालिक जो पॉलिसीज थी उनके रद्द अमल में पार्टी क़यादत पर हमला किया था और बशीर बिलोर और मियां इफ्तिखार के बेटे समेत पार्टी के बहुत से रहनुमाओं को हलाक किया था। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या ये अवाम को तालिबान के हाथों मारने की आप धमकियां दे रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आप एक ऐसे सूबे की जमात पर बात कर रहे हैं जिसने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। नहीं, इवन के बशीर बिलोर को फौज की जानिब से सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। शाजिया, मेरा तो अपना भाई शहीद हुआ है। मेरा तो खुद 21 साल का भाई जो NCA ग्रेजुएट था, विद ऑनर पास हुआ था, और उसकी 4 महीने के बाद शादी होने वाली थी और वह 7 दिसंबर जो है वो मून मार्केट लाहौर के अंदर बम ब्लास्ट में शहीद हुआ है। यहाँ पे किसी की कुर्बानियों के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, कोई खून एक दूसरे को नहीं गिनवाया जा रहा है कि बिलोर फैमिली का खून महंगा है या बेनज़ीर की फैमिली का खून महंगा है या जरताज गुल का। पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं शाहजिया, इन लोगों ने इस कदर कुर्बानियाँ दी हैं। कभी हम ड्रोन अटैक्स के अंदर मारे गए हैं, कभी मिसाइल के अंदर मारे गए हैं, कभी हम बम ब्लास्ट में शहीद हुए हैं, कभी हम मसाजिद के अंदर, कभी मदारस के आगे, कभी बाजारों में आगे, कभी APS में। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, ना ही वज़ीर दाखिला का ऐसा कोई मतलब होगा। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क ने जितनी वॉर और टेरर के अंदर और प्रॉक्सीज वॉर में जितनी तकरीबन हर दूसरे घर ने यहाँ पे अपने जवान भाइयों की और बहनों की, बच्चों की और बूढ़ों की लाशें उठाई हैं, फौजियों की लाशें उठाई है। सो आई थिंक मेरे लिए तो एक बहुत सेंसिटिव हिस्सा है। मैं तो शायद इसके ऊपर आपसे इस तरह बात न कर सकूं। ही इज जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम यू, और वो बहुत ही एक मंजे हुए वो है, सियासतदान है, ही इज अ वेरी वाइज मैन। वो आपको अपना कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस बता सकते कि उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो एक बात करते हुए उन्होंने इस तरह की वो एक्सप्लेनेशन कर दी। असल बात तो हमें शायद इस बात के ऊपर करनी चाहिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, आपने कहा जी 2 बयानियां। एक तो पाकिस्तान का बयानिया है जो पूरा पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस और हमारे तमाम अवाम जो हैं वो एक पेज के ऊपर है कि हमने पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करके और जो पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं वो हमने दुनिया को बतानी है कि हम लोगों की 80,000 से जो हैं लोग ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, जिसमें बूढ़े, बच्चे, खवातीन और हमारे फौजी, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसने डेड बॉडीज ना उठाई हो। लेकिन दूसरी तरफ जब PMLN के अपने लीडरान इस नहद पे पहुंच जाए कि उनको NRO न मिले या उनकी करप्शन के केसेस वो ना चलने देना चाहे, या जब उनको माफी ना मिले और वो समझे कि जो हमने पैसा खाया को लूट के खा लिया, अब हमें लंदन भागने दे दिया जाए या फिर हमें NRO मिल जाए, तो वो क्यों कर ऐसे बयान देते हैं कि जिसकी वजह से जो मुल्क दुश्मन बयानिया हो या एंटी स्टेट बयानिया हो या इंडिया के अंदर शादियाने वो की जाए, उसके ऊपर डाले जाए। मैं समझती हूँ कि ये बड़ी तकलीफ दे अमल है। इस वक्त पाकिस्तानी कौम ये बर्दाश्त नहीं करी है, बात बहुत आगे चली गई है, जहाँ पे कि बलूचिस्तान को आजाद बहरहाल वजाहत आप लोगों के वज़रा से भी मांगी जा रही है। मौजूदा जरा सिचुएशन पे बात कर लें। PDM का जो इत्तेहाद है जरताज गुल साहिबा, ये तो हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तो एहतजाज कर दी और ये कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं। हुकूमत किसके खिलाफ जलसे करने जा रही है? आप लोगों ने भी स्ट्रेटजी बनाई है, जलसों का जवाब जलसों से आप लोगों ने देना है। हाफजाबाद में आप लोग जलसा करने जा रहे हैं 7 नवंबर को। नहीं, देखिए, जो हमारे
फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जाते हैं और वो अनाउंस करते हैं कोई पैकेज, इज अ प्राइम मिनिस्टर, वो यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करें, वो कोई डेवलपमेंट के पैकेज दें, या वो जैसे डैम का उन्होंने आमिर बादशाह डैम या उसका जाके वो देखें, या वो गिलगित बल्तिस्तान के जो नेशनल डे है उसकी परेड के ऊपर जाए और उसको प्रोविंस का स्टेटस दे दे, दैट इज समथिंग एल्स। या फिर जो हमारे कारकुन हैं वो अगर अपनी ओथ सेरेमनी करें वो एक और है, लेकिन इलेक्शन के दिनों में गिलगित बल्तिस्तान में जाकर वजीर आजम की सियासी तकरीर करना क्या ये कवायद ज़वाबित के खिलाफ नहीं है? देखिए, वजीर आजम तो नेशनल डे की परेड के लिए गए थे और प्रोविंस को स्टेटस देने गए थे, जो उनकी दरीना ख्वाहिश है वो तो मेरा ख्याल है कि बड़ा जबरदस्त इकदाम है इसका। तो इलेक्शन कमीशन का तो नेशनल परेड डे से तो अली अमीन गंडापुर साहब किस हैसियत से जा रहे हैं वहां पे? नहीं, वो तो है ही उसके मिनिस्टर, लेकिन फिर ये पिछले पूरे हफ्ते से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो MNA नहीं है, वो किस हैसियत में सिंध की गाड़ियां इस्तेमाल करते हुए तो क्या नहीं, ऑपोजिशन में होते हुए तो बिलावल कुछ तो दे तो नहीं सकते, वो कुछ अनाउंस तो नहीं कर सकते, इख्तियारात तो हुकूमत के पास होते हैं। नहीं, देखिए शाजिया, फिर पैमाना हमें एक रखना चाहिए, स्टैंडर्ड और मयार हमें एक रखना चाहिए। एक पार्टी का लीडर, फिर वो MNA हो, सिंध के अंदर उनकी 12 साल से कंसेक्यूटिव हुकूमत हो और वो सिंध हुकूमत की गाड़ियां, प्रोटोकॉल की गाड़ियां लेकर जो है उसकी फुटेज मौजूद है। अच्छा, मतलब ऑपोजिशन अगर कुछ गलत कर रही है हुकूमत ने उसको फॉलो करना है, अपनी समत को दुरुस्त नहीं करना, ऑपोजिशन के पीछे चलना है। अगर ऑपोजिशन कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रही है तो हुकूमत ने भी करनी है। सिंध इज नॉट शाज़िया, सिंध अपोजिशन नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी की 12 साल से कंसेक्यूटिव सिंध के अंदर हुकूमत है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को बैठे हुए ना, जब पूरा NFC अवार्ड लेकर जाते हैं, जब पूरे 18वीं तरमीम के तहत अपना पैसा लेकर जाते हैं, 14 ट्रिलियन के करीब वो सिंध के अंदर पैसे लेकर जा चुके हैं, अरबों खरबों रुपए खाने के बाद भी जब वो सिंध को कुछ भी नहीं दे सके, लाड़काना एड्स ज़्यादा हो गया है और बीमारियों की कोई वैक्सीन वहाँ पे नहीं मिलती, कराची गंजदा हो गया है, तो मेरा ख्याल में कि वहाँ पे ये तुक नहीं बनता कि हम इनको अपोजिशन कह दें। इस वक्त बजाय जलसों के जवाब में जलसे करने के हुकूमत की कारकर्दगी को आप लोगों को फोकस करना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है इसको फोकस करना चाहिए आप लोगों को, बजाय इसके कि जलसों के जवाब में आप जलसे करें। देखिए शाजिया, जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है वो तो आवाम के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह 82% से ज़्यादा आवाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसियों के ऊपर बहुत ज़्यादा वो खुश हैं। पाकिस्तानी ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो सबसे क्लीन गवर्नमेंट है, एलीट कैप्चर किया है। उन्होंने अपने पार्टी रैंक्स के अंदर, अपनी गवर्नमेंट के अंदर भी जिसके ऊपर केस आया, किसी ने जाके नैब के कोर्ट्स के ऊपर पथराव नहीं किया, हमले नहीं किए, कोई कार्रवाई नहीं लेकर गए, न जजों को हम लोग फ़ोन करते हैं, न ब्लैकमेल करते हैं, बल्कि अपने केसेस बुक रखते हैं। सबसे ज़्यादा क्लीन गवर्नमेंट है। चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई 2 साल से बता दे कि किसी के ऊपर करप्शन या माली बेज़ाब्तगी का, या अपने जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो होल्डर है हम में से किसी ने अपने ज़ात के लिए कोई फायदा उसके लिए उठाया, हम अकाउंटेबिलिटी के लिए हाजिर है। जो हमारी परफॉर्मेंस है, वज़ीर आज़म ने इजलास तलब किया रहनुमाओं का और तर्जुमानों का, आप उस इजलास में थी, क्या एजेंडा था? कोई खास स्ट्रेटजी थी ऑपोजिशन के लिए, मीडिया स्ट्रेटजी के बनाने के लिए बुलाया हुआ था आज स्पेशल इजलास? देखिए शाज़िया, इमरजेंसी तो नहीं है, हर वीक पे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जिस तरह हमारी कैबिनेट मीटिंग होती है हर ट्यूसडे को, इसी तरह की स्पोक्स पर्सन की भी मीटिंग होती है। हमारी पार्टी एजेंडा क्या था? डेमोक्रेसी, ऑपोजिशन को कैसे काउंटर करना है, ऑपोजिशन के बयानियों को क्या मीडिया स्ट्रेटजी बनानी है, ये एजेंडा था। मैं वही आपको शायद बताने वाली थी कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपने तर्जुमानों से भी मिलते हैं, मिनिस्टर से भी मिलते हैं, और ये पहली हुकूमत है जिसमें इंतहाई कमाल की डेमोक्रेसी है, जिसमें तमाम स्पोक्स पर्सन और वज़रा जो हैं वो अपनी बात का बताते हैं, अपने इलाके की चीज़ों का भी बताते हैं, काउंटर स्ट्रेटजीज़ भी बनती हैं। और जहाँ तक अपोजिशन के बयानिए की बात है, अपोजिशन का बयानिया तो अनफॉर्चुनेटली, अपोजिशन तो खैर मैं नहीं कहूँगी, मैं इसकी नवाज शरीफ और PMLN की बात कर रही हूँ, बात बहुत आगे बढ़ गई है, उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि देखिए वो इस कदर बैडली एक्सपोज हो चुके हैं, और उनकी बेटी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के इदारों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह अवाम उनके हाथों में नहीं आएगी। अवाम बहुत ज़्यादा होशियार है और वो लोग समझते हैं कि अगर किसी ने अपने केसेस का मुकाबला नहीं करना तो आपके 18वीं तरमीम को खतरा हो जाता है, या अगर आपने अपने केसेस का मुकाबला नहीं करना तो जमहूरियत को खतरा है। अब ये जो है वो ये नहीं बकता, जो नैरेटिव जो ये बिकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोग
शुक्रिया। टाइम से मुमलिकत बराए माहौलियात तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा मेरे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के फैसले के ऐलान के साथ ही हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अब क्रेडिट लेने की एक नई जो है ना वो जंग का आगाज़ हो गया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने के फैसले का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब किया और कहा कि हमने ये फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को मद्देनज़र रखते हुए किया है। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देना यहाँ के लोगों का एक देरीना मुतालिबा था। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने के फैसले का ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया है जब 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें मुल्क की बड़ी सियासी जमातें इन इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। आज गज़न में जलसा अवाम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि सोचता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा दे दें। अपनी बात पर सच्चे हो तो हमारे मंशूर को कॉपी पेस्ट करके अपना मंशूर बना लें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुतालिबात हमने 2018 के अपने मंशूर में शामिल किए थे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा विफाक में नुमाइंदगी, कौमी असम्बली में रुकनियत और सेनेटर्स चाहिए और इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वोट का हक हासिल होना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2/3 अक्सरियत से जितवाना है ताकि पूरी दुनिया को बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे गिलगित बल्तिस्तान और अबूरी सूबाई हैसियत देने के ऐलान पर अपोजिशन जमातें ये समझती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने अबूरी सूबे का ऐलान करके सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात हैं इस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन कमीशन से ये शिकवा करती हुई नजर आ रही है कि इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान जाना और वहाँ पर जाके सियासी तकरीर करना इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म के इस गैर कानूनी अमल का नोटिस क्यों नहीं लिया गया? ये अलग बात है कि खुद बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम के दौरान वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मगर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जवाबी तकरीर पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं है। एक तरफ बज़ाहिर तमाम बड़ी सियासी जमातें गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की हिमायत कर रही हैं, मगर दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत को तब्दील करने के हवाले से बाज़ हल्कों की जानिब से संजीदा सवालात एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने तो गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी हैसियत देने का ऐलान तो जो किया गया था वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इसको मुस्तरद किया। राजा फारूक हैदर के मुताबिक इमरान खान की तकरीर से मोदी खुश हुआ। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा था और रहेगा। फैसला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम वही होगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी होगा। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना सियासी नहीं एक सिक्योरिटी इशू है। कश्मीरियों की मंजिल पाकिस्तान है। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचे। इस पर मैं बात करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर शहरी रहमान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा। सबसे पहले ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को आपने भी इस पर बात की वज़ीर-ए-आज़म के दौरे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको उनके दौरे पर? जी, हमने इलेक्शन कमीशन को वाज़े तौर पर तहरीरी अपना ऑब्जेक्शन, उसको शदीद ऑब्जेक्शन जो है वो हमने दर्ज करा दिया है और फिर गिलगित बल्तिस्तान में चीफ कोर्ट में भी पिटिशन जमा करवा दी है, क्योंकि ये इलेक्शन जो कानून है 2017 का उसके ऐन मुखालिफ है और इसके बरक्स है और उसकी खुली खिलाफ वर्जी में है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की भी खिलाफ वर्जी में, जिसमें वजाहत से लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर कोई भी आके वहां उतर के कैंपेन नहीं कर सकते, ना वो किसी इंतखाबी वादे कर सकते हैं। जो गंडापुर साहब करते फिर रहे हैं वो करते फिर रहे हैं, डेवलपमेंट स्कीमें अनाउंस कर रहे हैं, वो धड़ल्ले से नए डिस्ट्रिक्ट्स बना रहे हैं, वो सब अनाउंस कर रहे हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर आके उनकी अबूरी सूबे की बात कर रहे हैं। देखिए, आईनी हैसियत तो उनकी मंशूर में नहीं है, हमारे मंशूर में है, पीपल्स पार्टी की मंशूर में है, लेकिन हम इस तरह नहीं कर सकते। और ये हमने उनसे, एक तो उन्होंने कभी किसी से बात ही नहीं की है ना, ये तो बातें हैं हवा में इलेक्शन जीतने की, लेकिन उसके अलावा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे दूसरी पार्टियों के बगैर। 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है ना, उन्होंने इस पर कोई तैयारी की है ना काम किया है, और फिर ये इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस पर लेगा, वो
देखें क्या होता है, इसकी क्या हैसियत होती है सिलेक्शन की, और क्या इनको मेरी तो ख्याल में इन सबको जो गंडापुर कर रहे हैं उनको तो उनके साथ जिस जिस कंस्टिट्यूंसी में गए वहाँ भी सवालिया निशान उठ जाता है। फिर इतना बड़ा वादा कर देना कि हम आईनी हैसियत बदल रहे हैं, जो आपके मंशूर में नहीं है हमारे मंशूर में, और फिर आप करें रियासत फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि सारी गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के भी सिचुएशन ये है कि ये फेडरल काउंसिल जो उनकी होती है। तो वफाकी सूबा बनाने का ऐलान किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऐसी किसी आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देगी? आप लोगों के तो वाज़ेह मंशूर में है ना। आप तो हमारा मंशूर खोल लेना। जब शहीद ने LFO दिया है, पहला उनके हुकूक उन्होंने दिए, अगले हम जब हमारा इलेक्शन आया जरदारी साहब ने क्या किया, उन्होंने आते ही कहा कि अच्छा गिलगित बल्तिस्तान को अपनी शनाख्त और ऑटोनॉमी देनी है, तो हर दफा एक स्टेप हम आगे गए हैं और वहाँ की आम पहचान रही है इस बात को, इसीलिए बेसाख्ता एक मोहब्बत है भुट्टो के नाम से वहाँ। और हम तो वहाँ संजीदा कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन यहाँ खुली धांधली हो रही है और इस धांधली का सबब अच्छा नहीं होगा और तकसीम नहीं चाहते। अच्छा शहरी रहमान साहबा, जो APDM का सरबराही इजलास जो 8 नवंबर को बुलाया जा रहा है, इस पर कोई ख़ास एजेंडा है? क्योंकि ख़ासकर अयाज सादी के बयान के बाद जिस तरीके से नून लीग का जो बयानिया लेकर चल रही है, बड़े सवालात उठ रहे हैं, और ख़ासतौर पीपल्स पार्टी के हवाले से कि शायद पीपल्स पार्टी इस तरह के बयानी का बोझ नहीं उठा सकती, चाहे वो नवाज शरीफ की तकरीरें हो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, या अयाज सादी का बयान हो। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून जिस बयानी के साथ चल रही है, अगले किसी जलसे में अगर नून लीग की यही स्ट्रैटेजी रहती है, पीपल्स पार्टी इसको बर्दाश्त करेगी? देखिए, बर्दाश्त ना बर्दाश्त करने की बात नहीं है। इसमें सूरत हाल ये है कि हर पार्टी, इसमें 11 पार्टीज हैं, बहुत सी पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ती हैं, हम भी लड़ते हैं, नजरियाती बहुत हमारे इख्तिलाफ आते हैं। कॉमन मिनिमम एजेंडा की बात की गई है, उस पर जो अवाम ने हमें पैगाम दिया है कि अगर आप लोग नहीं निकलेंगे तो हम आपसे आगे होंगे, लीडर के बगैर हम निकल पड़ेंगे। क्यों इस कमर तोड़ महंगाई है जो मुल्क में एक अजीब व गरीब सूरत हाल, बहरानी कैफियत बन रही है, चाहे आप डेट ले लें, आप जो इस वक्त कितना हो चुका है, 26,000 अरब हो गया है, जिसकी वजह से दबाव पड़ रहा है बहुत रुपए पे भी और इन्फ्लेशन पर भी। और आप देखें कि आटे का बहरान है, जिस चीज़ का, बिजली का देख लें, पोलियो का देख लें, जो चीज़ का आप नाम लें उसका बहरान है, बहरानी कैफियत है मुल्क में। और ये तबाही सरकार सिर्फ नोटिस लेती है, इनको नोटिस सरकार कहें, तबाही सरकार के, मुझे नहीं पता, इनका कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई संजीदा है, सिवाय इसके कि वो अपनी एक पॉलिटिकल धौंस धमकी और फुस्तायत के लहजे में बात करें कि हम अयाज सादिक का बयान काबिल मुज़म्मत नहीं है क्या? देखिए, अयाज सादिक का बयान जो भी है वो खुद उसकी बात कर रहे हैं, मैं इस पर नहीं आऊँगी, क्योंकि वो इस वक्त कह रहे हैं कि मैं इस बयान की वजाहत कर लूंगा। आगे आप इससे ज्यादा डैमेजिंग मुल्क के बाहर देखें ना, फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है, वो कोई नहीं नोटिस कर रहा। उन्होंने कहा है कि सारे इंडियन टीवी चैनल्स देख लें वहाँ क्या हो रहा है। हमें तोहमत लगाई जाती है ना कि आप इंडियन का और इंडिया का बयानिया लेके बैठे, देखें इंडियन चैनल्स पे क्या चल रहा है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट की और FATF की क्या बात हो रही है। ये फवाद चौधरी का बयान चल रहा है, वहाँ अयाज सादिक का बयान नहीं चल रहा। ये चल रहा है कि हमने पुलवामा में जाके घुस के मारा, फिर ऊंच नीच के जी हमने शायद बोला नहीं बोला। इस तरह की बातें आप कैसे कर रहे हैं, जब हमने सारी जिंदगी गुजार ली ये कहते हुए कि हम दहशतगर्दी में नहीं यकीन करते, हम नहीं इस तरह की सरपरस्ती कर रहे हैं ग्रुप्स की। मिलिटेंसी अगर खित्ते में है तो वो हमारे हाथ से नहीं हो रही, और हलकान है कठेरे में रह के खड़े होके एक तरफ के अभिनंदन को खुद वापस भेजते हैं और फिर कहते हैं कि हमने घुस के वहां मारा है। तो आप बताएं कौन गद्दार है कौन नहीं है। मैं फिर भी कहूंगी कि मैं किसी की शख्सियत पर नहीं उंगली उठाती, और मैं कोई नहीं होती हूँ, ना आप होती हैं ना प्राइम मिनिस्टर, कि किसी के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट देते फिरे। अपोजिशन का मतलब अपोजिशन होता है, ये नहीं होता कि आप जो बोले मेरा बयानिया नहीं है तो आप गद्दार हैं, मेरा बयानिया नहीं तो आप मुल्क दुश्मन है, मेरा बयानिया नहीं है तो आप हरीफ नहीं। लेकिन अजीब व गरीब कुछ एक और मखलूक हैं जिनको हम किसी और इंसाफ के तराजू से देखें। इस तरह नहीं होगा जी, इस तरह ना हो सकता है ना। और ये अपने पाकिस्तान को बड़े खतरनाक नहज तक ले जा रहे हैं। ये भूल गए कि ये इनके हाथ में हुकूमत है
और हुकूमत चलाना आप एक क्या बहुत समझती सोबर हैं और मैच्योरिटी। ऑपोजिशन के जलसों के जवाब में हुकूमत के जलसे करना ये पीडीएम का खौफ है, बजाय इसके कि हुकूमत को अपनी कारकर्दगी की तरफ जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए, महंगाई कंट्रोल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। ऑपोजिशन के जलसों के जवाब में जलसे, आपको क्या लगता है कि हुकूमत वाकई खौफजदा है? बज़ाहिर तो कहते हैं कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे ये अजीब और गरीब बात लग रही है कि बजाय इसके कि ये हुकूमत संभालें और मतलब आटे का बहरान कभी दरामद करते हैं कभी बरामद करते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं है क्या हो रहा है। भाई होर्डिंग हो रही है, आपके दोस्त हजरात की मिले हैं, कभी शुगर में हो रहा है कभी, और वो जो इसमें सामने आता है नाम वो आराम से मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो जाहिर है दो कानून तो चल रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो नैब हो कुछ भी हो। और दूसरी बात कि हुकूमत जो होती है वो तो इस्तेकाम की कोशिश करती है। हमारे सामने जब लॉन्ग मार्च होता है हम कहते हैं जी ठीक है हम मैनेज करते हैं कि कोई ऊंच नीच हो, कोई गमला ना टूटे, कुछ ना हो, और कोई इस तरह सिविल अनरेस्ट ना हो, शहरियों को तकलीफ ना हो। और हम तो फिर रूह अफ़ज़ा का ट्रक भेजते हैं, मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। दिस इज ये हुकूमत का काम है। हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त? उल्टे वो जलसे कर रही है, ये कंटेनर से नहीं होते हैं और ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते। आई एम सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान साहिबा मेरे साथ ही। नाज़रीन, अब मुझे ज्वाइन किया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, यौम आज़ादी की तकरीब गिलगित बल्तिस्तान की, वहाँ गए वज़ीर आज़म, तकरीब से ख़िताब किया, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का उन्होंने जो है ना वो ऐलान किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, अपोजिशन कह रही है ये इलेक्शन के जो क़वाइद व ज़वाबित व सूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन हुकूमत कह रही है भाई वहाँ यौम आज़ादी की तकरीब थी तो वज़ीर आज़म जा सकते हैं। लेकिन ज़रा इस बात को क्लियर कीजिएगा कि इलेक्शंस के दिनों में वज़ीर आज़म का वहाँ पर जाना क्या दुरुस्त था? देखिए, असूली तौर पर बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक बिल्कुल अलहदा इलेक्शन कमीशन है जो उनके स्टेट के नाम से बना हुआ है। वो इंतहाई कमजोर इदारा है, बराए नाम इदारा है। उसका नाम तो रखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन को ना अपने इख्तियारात को क्या पता है, ना उनको ज़ाब्ता इखलाक का कुछ पता है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए हैं, इसके साथ साथ ये देखें कि भाई बिलावल जरदारी साहब भी वहाँ 15 दिन से 10 दिन से बकाया जलसे जुलूस निकाल रहे हैं। वो भी एक सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदा हैं, सिंध में उनकी हुकूमत है। लेकिन अगर हम उसको दूसरे पहलू में देखें तो जो मिस्टर बिलावल जरदारी साहब हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो कौमी असम्बली में कोई नुमाइंदगी नहीं है। वो कौमी असम्बली जो नुमाइंदगी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की है, पाकिस्तान पीपल पार्टी के नहीं है। लेकिन बहरहाल वो सिंध के तो बहुत बड़े ताकतवर नुमाइंदे हैं और सिंध की हुकूमत उनके हाथ में है, तो उन्होंने भी जाके गिलगित बल्तिस्तान में जलसे जुलूस किए हैं। उसके साथ साथ इसका मतलब है बिलावल भुट्टो जो जाकर वहां पर जलसे कर रहे हैं और सियासी तकरीरें वहां पर होगी है, वो भी कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। उनके खिलाफ ही है ना। अब इलेक्शन कमीशन तो बड़ा नाम ही है ना, पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन तो बहुत ताकतवर है, वो तो बकायदा एक्शन भी ले लेता, नोटिस भी ले लेता। लेकिन अगर देखा जाए तो इख्तियारात तो हुकूमत के पास होते हैं ना, ऑपोजिशन के पास तो देने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। ऑपोजिशन तो कुछ नहीं दे सकती, ना तरक्याती मंसूबों का वहाँ ऐलान कर सकती है, ना दे सकती है। ये चीजें तो आप देखें ना, अली अमीन गंडापुर भी वहाँ जा रहे हैं एक विफाकी वजीर की हैसियत से। आप नहीं समझते कि उनको भी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए? असूली तौर पर अब्दुल्ला गंडापुर को नहीं जाना चाहिए, और ये जिम्मेदारी थी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की कि वो उनको नोटिस जारी करता या उनको अपने गिलगित बल्तिस्तान की रियासत से बाहर निकाल देता। लेकिन उन्होंने वो भी खामोशी में इख्तियार की हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब का चले एहतराम कर लेते हैं कि वो वहाँ एक यौम आज़ादी के नाम से वो चले गए, लेकिन जो उनके जो वज़रा हैं वफाकी वज़रा, उनका जाना दुरुस्त नहीं है। एक और सबसे बड़ी अहम बात ये हो रही है कि PDP जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में भी गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी सूबा बनाने के बारे में इख्तिलाफात हैं। अब आप ये देखें कि आप मौलाना फजल रहमान साहब ने कराची में, कोयटा में, जहां जहां वो तकरीरें की हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को हम सूबा नहीं बनने देंगे क्योंकि ये आजाद कश्मीर का हिस्सा है और पूरी रियासत का हिस्सा है। तो ये यहाँ भी इख्तिलाफात पाए जाते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में भी नवाज शरीफ का जो है लहजा वो भी मुख्तलिफ है।
अब देखें आजाद कश्मीर के जो मौजूदा वजीर आजम है पीपल्स पार्टी का मौकिफ कुछ और है। वो कहते हैं ये तो हमारे मंशूर का हिस्सा था, सूबा बनाने का फैसला तो हमारा था, भुट्टो ने बात की थी इसकी, वो कुछ और बात नहीं की थी। भुट्टो साहब को हम जानते हैं, मैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में था, भुट्टो साहब ने कभी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात नहीं की थी। उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान एक जहर है, एक अपना फाटा की हैसियत रखता था और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। लेकिन ये जो आसिफ जरदारी को जाता है का मामला है कि उन्होंने जब 2009 में जो आइन में तरमीम करके उसको एक अटारमी दी गई और वहां एक कौंसिल बना दी, वज़ीर आला बना दिया, गवर्नर का तकर्रुर कर दिया, तो ये तो क्रेडिट जाता है आसिफ जरदारी को। लेकिन जहां तक इसको सूबा बनाने का मामला है, ये बड़ा सीरियस मसला है। इसके लिए आर्टिकल 1 जो है हमारा पाकिस्तान जो फेडरेशन की अलामत है, वहदत की अलामत है, आर्टिकल 1 जिसमें चारों सूबों का भी जिक्र है, कश्मीर का भी जिक्र है, गिलगित बल्तिस्तान का भी, उसको वहां से तरमीम करनी पड़ेगी। जो वहां से तरमीम करेंगे तब जाके वो प्रोविजनल सूबा बनाए, अबूरी बनाए, परमानेंट बनाए, मुश्किल बनाए, वो सारा उसकी जो ताकत है वो आइन के आर्टिकल 1 में है। अब उसके लिए ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो कायदा जो मूवमेंट आएगी, बिल में तरमीम आएगी, आइन में तरमीम आएगी, तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी। फिर सेनेट का मामला भी है, सेनेट में भी जाएगा, तो यहाँ भी अपोजिशन में तकसीम है। मुस्लिम लीग नवाज भी है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के वो उसके मुखालिफ है, फजल रहमान मुखालिफ है, बाकी दीगर सियासी छोटी जमातें वो भी मुखालिफ है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वहाँ का इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं सकता, इस काबिल नहीं है, अगर होता तो इस चीज़ पर एक्शन जरूर लेता, तो क्या ऐसे इलेक्शन कमीशन के होते हुए वहाँ पर साफ शफाफ इंतखाबात की आप तवक्को रखते हैं कंवर दिलशाद साहब? दरअसल बात यह है कि वहाँ का एक आवाम का बड़ा शऊर है, वहाँ 100% जो है वो तालीमी जो है देखा जाए रेशो वो 100% है। वहाँ के नौजवान जो है वो बड़ा बाशूर है, वो कोई बेकायदगी बेशगाबगी नहीं होने देंगे। और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, वो भी कभी भी किसी हुकूमत के इशारे पे आकर किसी किस्म की धांधली करने की मुरतकब नहीं होगी। वह बड़ा सूबा एक अलग मामला उनका है इस लिहाज से, तो ये धांधली का तस्वर आप नहीं होगा वहाँ। लेकिन बहरहाल एक नजर ये आ रहा है कि एक वहाँ एक मखलूत गवर्नमेंट बनेगी गिलगित बल्तिस्तान में। जब भी गवर्नमेंट बनेगी तमाम जमातें मिलकर बनाएगी, एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी नहीं ले जा सकेगी। हालात ही उसके ऐसे हैं, इस वहाँ के शोर बहुत है अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर, अवाम खासकर नौजवान तबके के अंदर। सही, बहुत बहुत साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कभी चीनी बहरान, कभी गंदम बहरान, बहरान दर बहरान की वजह से हुकूमत को अवामी और सियासी हलकों में काफ़ी ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अब इंकशाफ ये हुआ है कि गंदम बहरान की असल वजह मुतल्लिका इदारों की जानिब से हुकूमत को गलत आदाद शुमार बताना था और गंदम की दरामद पर गलत गाइड किया गया। गंदम बहरान से मुतालिक गलत हक़ाइक़ पेश करने पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है, जबकि वफाकी हुकूमत के अरकान मुतल्लिका इदारों पर काफ़ी खाइफ हैं। ज़राए का दावा है कि आलमी मार्केट में गंदम के निर्ख कम होने के बावजूद वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम दरामद नहीं की, जिसके नतीजे में कौमी ख़जाने और आवाम को अरबों रुपए का इजाफी बोझ जो है ना वो आज भी बर्दाश्त करना पड़ा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से लाखों टन गंदम पाकिस्तान लाने के लिए कवायद और ज़वाबित के मुताबिक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को पहला हक भी नहीं दिया गया। ज़राए से मिलने के वाली इत्तलात के मुताबिक काबीना कमेटी बराए तवानाई और ECC के फैसलों पर काबीना अरकान ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए फैसलों की तौसीक करने से इनकार किया है और काबीना अरकान ने मुख्तलिफ फैसलों की तौसीक करने से पहले मुतल्लिका समरियां भी तलब की हैं, जबकि वफाकी काबीना ने वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी से गंदम की पैदावार और दरामद से मुतालिक गलत आदाद शुमार पेश करने पर बरहमी का इजहार करते हुए खुसूसी रिपोर्ट भी तलब की है, जिसमें बताया जाएगा कि गंदम की दरामद करने का हदफ अचानक 29 लाख टन कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, इसकी वजूहात क्या थी। मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, किन लोगों की वजह से आज ये नुकसान उठाना पड़ रहा है? फिर गंदम भी जो है ना वो महंगी खरीदनी पड़ी। जब आलमी मार्केट में गंदम सस्ती थी उस वक्त हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं की, बाद में ये फैसला किया। किन लोगों की वजह से जो है ना ये नुकसान उठाना पड़ा?
किन्होंने गलत आदादोशुमार दिए? शादी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में गवर्नर साहब कहें या उनके मुतल्लिका वजारतों की और उनके मातहत इदारों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से इस मुल्क की आवाम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। कौमी ख़जाने के ऊपर अरबों रुपए का बोझ पड़ रहा है। लेकिन एक मामला जो गंदम के बहरान से मुतल्लिक है, उसके अंदर कुछ ऐसे हक़ाइक़ आज हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं जो इस वक्त वफाकी काबीना के सामने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने पेश किए जा चुके हैं। दो मामलात हैं, बहुत संगीन है। पहला मामला यह है कि जो गंदम का बहरान पैदा हुआ उसकी वजूहात क्या थी और उसको हल करने के लिए जो इक़दामात लिए गए उसके अंदर भी फिर परले दर्जे की नालायकी का मुजाहरा किया गया। नाइट एडिशन को मसूल होने वाले दस्तावेज के मुताबिक अब वफाकी काबीना के अरकान ने यह आवाज़ उठा दी है कि हमें बताया जाए कि हमें दिसंबर 2019 तक हम क्यों गंदम एक्सपोर्ट करते रहे, सब्सिडी भी खजाने से देकर, क्यों हमें गुमराह किया गया, क्यों हमें गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए। उसके बाद ये किल्लत पैदा हुई। किल्लत जैसे ही पैदा हुई अप्रैल 2020 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हमें हंगामी बुनियादों के ऊपर गंदम दरामद करनी है ताकि आटे की कीमत मार्केट में ना बढ़े। और ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी से कहा गया कि आपको तमाम कवायद ज़ाबित की छूट है, पेपर रूल से छूट है, आप टेंडर करें या ना करें, जिससे मर्जी जाएं, सस्ती तरीन गंदम ला सकते जाएं और डायरेक्ट निगोशिएशन करके ले आएं। लेकिन उसके बावजूद अप्रैल में डायरेक्शन दी गई और गंदम की पहली शिपमेंट पहुंची सितंबर 2020 में। प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले के ऊपर भी बरहमी का इजहार किया है। ब्यूरोक्रेसी का इस सारे एपिसोड में क्या रोल रहा है? शादी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्यूरोक्रेसी का। देखिए, सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी हो या दीगर उनके मातहत अफसरान हो, उनकी तरफ से सारा डाटा आता है। उस डाटे की बुनियाद के ऊपर आपने गंदम एक्सपोर्ट की और उसी डाटे की बुनियाद के ऊपर आपने गंदम की किल्लत पैदा हुई तो आपने इंपोर्ट करने का फैसला किया। पहले कहा गया कि हम 12 लाख से 14 लाख टन कर लें तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, फिर कहा गया 18 लाख टन करना होगी। अब पता चला है कि हमें 29 लाख टन जनवरी 2021 तक गंदम इंपोर्ट करनी है, जिसके ऊपर 100 अरब रुपए से ज्यादा का लागत आएगी तमाम ड्यूटीज और टैक्स छोड़ने के बाद। अब मुतालबा किया है काबीना अरकान ने कि इस मामले को ऐसे मत जाने दीजिए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए। ये बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुतालबा किया गया है। ये भी तो फैसला किया था कि अगर किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई मामला होगा, काबीना उस पर कोई दूसरे काबीना के जो लोग हैं, अरकान है, वो सवाल नहीं उठा सकेंगे। इस काबीना ने ये भी तो फैसला कर लिया हुआ है, तो फिर आज कैसे वो सवालात उठा रहे हैं? लेकिन वो इसलिए उठा रहे हैं कि लकीली ये मामला स्टिल कैबिनेट के प्रीव्यू में है, वो बाहर खुद उसका फैसला नहीं कर सकते और काबीना अरकान ने अवामी मफाद के अंदर, कौमी मफाद के अंदर उन्होंने सवाल उठाना है। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट मांगी है कि गंदम और आटे की समेत चीनी की मजीद कीमत ना बढ़े, क्या स्ट्रेटजी है, 3 हफ्तों में रिपोर्ट दी जाए। लेकिन कहीं उल्टा ही नहीं हो जाए, वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो कीमत हमेशा बढ़ जाती है या गायब हो जाती है, मार्केट से गायब हो जाती है या बढ़ जाती है। अब फिर कहीं उल्टा ना हो जाए। ये तो अब इनको अपना एस्टैब्लिश करना होगा। जैसे पंजाब के अंदर देखते हैं कि अब ईंटों की कीमत में इजाफा हो तो उसका भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को नोटिस लेना पड़ा। लेकिन मामला ये है कि हकाइक सारे इनके सामने हैं, कोई ना कोई तो है जो मिसगाइड कर रहे हैं। कभी गंदम आपको एक्सपोर्ट करा रहे हैं और फिर इंपोर्ट करा रहे हैं, वो भी टाइम पर इंपोर्ट नहीं कर रहे ताकि मार्केट के अंदर हुकूमत को और आवाम को मुश्किल सूरत हाल का सामना रहे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मामला था। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर बहुत से काबीना के अंदर मौजूद जो अरकान हैं वो हुकूमत की अपनी नाअहली और नालायकियों के ऊपर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। मुराद सईद साहब, श्री मिजारी साहिबा मुख्तलिफ हवालों से बहुत पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और एक इसी मामले के अंदर उन्होंने काबीना के अंदर आवाज़ उठाई जो कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी खकान मुर्जा साहब को कैबिनेट के फैसले के मुनाफी सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का CEO अपॉइंट किया गया एडहॉक बेसिस के ऊपर। तो अरकान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी सिफारिशात की रोशनी में, उनकी हिदायत की रोशनी में इम्प्लीमेंटेशन कहीं दिखाई नहीं दे रही, बदकिस्मती के साथ। ठीक है, बहुत बहुत। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।